नमस्कार, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ आज हम चल रहे बिंदु को ही आगे बढ़ाने की मुहिम में हैं। हमारा चल रहा बिंदु कौन सा है? छंद। पूर्व की कक्षा में हम जान चुके हैं दोस्तों कि छंद के प्रकार कितने होंगे, लेकिन उनकी परिभाषाओं पे चर्चा अभी हमारी नहीं हो पाई है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं छंद के प्रकार। पूर्व की कक्षाओं में हम जान चुके हैं छंद किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाएं क्या होंगी, छंद का विधान कहाँ कहाँ से हैं, आदि प्रवर्तक आचार्य कौन कौन हैं, छंद के अवयव क्या हैं, मात्राएं कैसे लगेंगी, गण योजना क्या होती है, समग्र अवयवों पे चर्चा हो चुकी है। अब केवल हमारा काम रहा है, छोटा सा काम रहा क्या, छंद के प्रकार जान लेना है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं छंद के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ से हमारा आज का बिंदु आरंभ करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए साथियों, क्या? छंद के प्रकार। और ये सीधा सा जवाब है क्या? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार? मैं उनके नाम लिख देता हूँ। देखो, पहला जो नाम होता है वह होता है मात्रिक छंद। छंद के 2 प्रकार, जिसमें पहला कौन सा है? मात्रिक छंद। और दूसरा होता है दोस्तों कौन सा? वर्णिक छंद। दूसरा कौन सा है? वर्णिक छंद। अब हम एक एक की परिभाषा और उनके उपभागों पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेना चाहेंगे क्या? मात्रिक छंद। सबसे पहले कौन सा छंद लेते हैं दोस्तों? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है? तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे, जिसकी हम चर्चा पूर्व में कर भी चुके हैं। मौखिक सारी बातें बताई जा चुकी हैं, आज साथ में लिखते भी चलते हैं। क्या? कि वे छंद जिनका निर्धारण मात्राओं की संख्या के आधार पर, मात्राओं की संख्या के आधार पर किया जाता है, मात्राओं की संख्या के आधार पर किया जाता है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि मात्राओं की संख्या के आधार पर यदि छंदों का निर्धारण कर रहे हो, मात्राओं की संख्याओं के आधार पर यदि छंदों का निर्धारण कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। दोस्तों, क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। अब बात आती है, इस मात्रिक छंद के भी कोई उपभेद होते हैं क्या? तो मात्रिक छंद के देखो 3 भेद। क्या? सबसे पहला होता है सममात्रिक। सबसे पहला क्या होगा दोस्तों? सममात्रिक। दूसरा होता है अर्धसम मात्रिक। दूसरा क्या होता है? अर्धसम मात्रिक। तीसरा होता है आपका विषम मात्रिक। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? विषम मात्रिक। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि मात्राओं की संख्या के आधार पर यदि आप छंद का डिसाइडेशन, छंद का निर्धारण कर रहे हो, छंद का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर रहे हो, छंद का विभाजन या वर्गीकृत कर रहे हो, तो वहां पर होगा मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद के 3 प्रकार कौन कौन से? सममात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक। क्लियर? अब ये क्या चीजें होती हैं? ये क्या चीजें होती हैं? ऐसे ही प्रकार वर्णिक में भी आते हैं, समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक और विषम वर्णिक। तो इनकी परिभाषाएं हम समग्रतः लेंगे। पहले केवल हमें यह पता होना चाहिए कि जो छंद के जो 2 मोटे मोटे प्रकार हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, उसमें मात्रिक छंद क्या होता है यह मैंने आपके समक्ष साझा कर दिया है दोस्तों। तो मात्रिक छंद क्या होगा कि वह छंद जिसका निर्धारण मात्राओं की संख्या के आधार पर किया जाता है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है सबसे पहले सममात्रिक
अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक की हम परिभाषा जाने उससे पहले हम एक बार वर्णिक छंद की परिभाषा और जान लेते हैं। तो वर्णिक छंद क्या होता है, देखो वे छंद जिनका निर्धारण वर्णों की संख्या के आधार पर किया जाता है, वर्णों की संख्या के आधार पर किया जाता है, उन्हें वर्णिक या वृत्त छंद, मात्रिक को क्या कहते हैं, जाति छंद, वृत्त छंद कहते हैं। ठीक है, इसके भी कितने भेद, 3 भेद। कितने भेद दोस्तों, 3 भेद। कौन कौन से 3, वही 3 जो मात्रिक में आया था, जैसे सममात्रिक, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समवर्णिक। जैसे अर्धसम मात्रिक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर्धसम वर्णिक। जैसे विषम मात्रिक, तो वर्णिक में क्या हो जाएगा, विषम वर्णिक छंद। क्या हो जाएगा, विषम वर्णिक छंद। कहने का आशय यह हुआ कि वे छंद जिनका निर्धारण वर्णों की संख्या के आधार पर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्णिक छंद। और यदि मात्राओं की संख्या के आधार पर किया जाए तो उसे क्या कह देंगे दोस्तों, मात्रिक छंद। बाकी प्रकार तीनों के, दोनों के सेम सेम। 3 प्रकार क्या, अगर मात्रिक है तो सममात्रिक, वर्णिक है तो समवर्णिक, मात्रिक है तो अर्धसम मात्रिक, वर्णिक है तो अर्धसम वर्णिक, मात्रिक है तो विषम मात्रिक और वर्णिक है तो विषम वर्णिक। यहां तक क्लियर। अब हम इनकी एक एक परिभाषा ले लेते हैं कि समवर्णिक या मात्रिक क्या होता है। तो दोस्तों एक बार इसको गौर से देख लीजिए, फिर हम इसकी परिभाषा की चर्चा करते हैं, क्योंकि परिभाषाएं अभी हमें पता होनी चाहिए। हालांकि थ्योरी पूछी नहीं जाती, पर बहुत बार जैसे रिटर्न के मेंस के पेपर हो जाते हैं, उनमें ऐसी प्रश्नों का हमें सामना करना पड़ जाता है, तो हमें इनकी एक भाषा शैली का पता होना चाहिए। तो देखो, अब हम अगली परिभाषा पढ़ना चाह रहे हैं, जो हम लिखने जा रहे हैं, वह कौन सी है, सम मात्रिक या वर्णिक। सम मात्रिक या समवर्णिक। अब दोनों परिभाषाएं एक साथ लेंगे। कैसे, देखो, वे छंद जिनमें प्रत्येक चरण में, वे छंद जिनमें प्रत्येक चरण में मात्रा या वर्णों की संख्या समान हो। क्लियर, वे छंद जिनके प्रत्येक चरण में, कहने का मतलब यह हुआ, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा यह कॉपी का पृष्ठ है, मान लीजिए जैसे यह हमारा कॉपी का पृष्ठ है, और इस कॉपी के पृष्ठ में या हमारी पुस्तिका के इस पृष्ठ में दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे पास एक काव्य रचना लिखी गई है। ये लीजिए, ये काव्य रचना लिखी गई है। ठीक है, फिर एक अगला पद आ गया, और हमने पाया कि इस पहले चरण में, इस दूसरे चरण में, तीसरे और इस चौथे चरण में, प्रत्येक चरण में वर्णों की या मात्राओं की, अगर वर्णों की संख्या समान है तो उसे समवर्णिक कह देंगे, और यदि मात्राओं की संख्या समान है तो उसे सममात्रिक कह देंगे। दोनों परिभाषाएं साझा मैंने इसीलिए लिखी हैं क्योंकि परिभाषाएं दोनों सेम हैं, मात्रा है तो सममात्रिक, वर्ण है तो समवर्णिक। तो परिभाषा क्या कह रही है कि वे छंद जिनमें प्रत्येक चरण में मात्रा या वर्णों की संख्या समान हो, मात्रा या वर्णों की संख्या समान हो, उन्हें सममात्रिक या समवर्णिक छंद कहते हैं।
वे छंद जिनमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या या वर्णों की संख्या समान हो। अगर मात्राओं की संख्या समान हो, इससे दो परिभाषाएं बना सकते हो। वे छंद जिनमें प्रत्येक चरण में मात्रा की संख्या समान हो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। वे छंद जिनमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान हो उसे समवर्णिक छंद कहते हैं। क्लियर हो गई एक परिभाषा दोस्तों। यह कौन सी हुई आपके समक्ष? सममात्रिक या समवर्णिक। अगली परिभाषा पर चलते हैं। अगली परिभाषा कौन सी? वही देखो, प्रकार कौन सा था? समवर्णिक या सममात्रिक। अब आएगा कौन सा? अर्ध समवर्णिक या अर्ध सममात्रिक। तो अगली परिभाषा पे हम चलते हैं। तो अगली परिभाषा लिखेंगे हम दोस्तों क्या? अर्ध सममात्रिक या अर्ध समवर्णिक छंद। अर्ध सममात्रिक या अर्ध समवर्णिक छंद। अर्ध सममात्रिक या अर्ध समवर्णिक छंद। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अर्ध का मतलब क्या हो गया? आधे में समान। अर्ध सम का मतलब क्या हो गया? आधे में समान। कैसे? वे छंद जिनके विषम चरणों से विषम चरणों की, बहुत अच्छे से समझना इसको, व समचरणों से समचरणों की मात्राएं या वर्णों की संख्या समान हो, उन्हें अर्धसम मात्रिक या अर्धसम वर्णिक छंद कहते हैं। समझ में आया कुछ दोस्तों? क्या है? बहुत अच्छी चीज है ये। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक डायग्राम ले हम। मान लीजिए हमारे पास यहां कोई पद लिखा हुआ है। पद लिखा हुआ है जैसे दोस्तों ठीक है, हमारे पास कोई पद लिखा हुआ है। कोई भी पद मान लीजिए, यहां पर काव्य पंक्तियां लिखी हुई हैं। हमारे पास कोई भी काव्य पंक्तियां लिखी हुई हैं। इन काव्य पंक्तियों में पहले जानेंगे परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा हमें क्या कह रही है कि वे छंद जिनके विषम चरणों से विषम चरणों की, विषम चरणों से विषम चरणों की। मैंने क्या कहा था? चरण की बात करते हैं दोस्तों। चरण क्या होता है? अभी अभी हमने जाना भी था पूर्व की कक्षाओं में। क्या कि पूर्व की कक्षा में पता था कि प्रत्येक छंद का 1/4 भाग यानी कि 1/4 हिस्सा, 1/4 भाग एक चरण होता है। क्या होता है? एक चरण होता है। अर्थात किसी भी छंद के 1/4 हिस्से को, या हम कहें किसी भी छंद के 1/4 या 1/4 भाग को एक चरण कहा जाता है। इसका मतलब यहां पर प्रत्येक चरण में हम, या कहें प्रत्येक छंद में लगभग हम बात करें तो चरण कितने होंगे? 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 चरण हैं। यहां पर भी कितने हैं? 4 चरण हैं। देखो ये कौन सा चरण हुआ? पहला। ये कौन सा हुआ? दूसरा। यह कौन सा हुआ? तीसरा। और यह कौन सा हुआ? चौथा। यहां तक संख्या समझ में आई।
अब आ रही है परिभाषा। परिभाषा क्या कह रही है? वे छंद जिनके विषम चरणों से विषम चरणों की, विषम का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, तो पहले से तीसरे की, और सम चरणों से सम चरणों की, दूसरे से चौथे की। वे छंद जिनमें प्रथम के साथ तीसरा, दूसरे के साथ चौथा, या मैं कहूं पहले, तीसरे और पांचवा, दूसरा, चौथा और छठा या आठवां, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ऐसे समझो। पहले के साथ में कौन सा? तीसरा और पांचवा और सातवां, और दूसरे के साथ में कौन सा? चौथा, छठा और आठवां। तो ये तो हो गए आपके विषम चरण, और ये क्या हो गए दोस्तों? सम चरण। तो जिन छंदों में विषम चरणों के साथ विषम चरणों की और सम चरणों के साथ सम चरणों की मात्रा, जैसे यहां दोहा छंद का उदाहरण ले हम, दोहा छंद की बात समझना। जैसे दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13। और सम चरण में कितनी होती हैं दोस्तों? 11 मात्रा। कितनी मात्रा होती हैं? 11। तो अगर विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11, तो जाहिर सी बात है पहले के बराबर तीसरा और दूसरे के बराबर चौथा। तो वे छंद जिनके विषम के बराबर विषम की मात्रा या वर्ण और सम के बराबर सम की मात्रा या वर्ण समान हो, समान चरणों में एक जैसी मात्रा या एक जितनी मात्रा, एक जितने वर्ण, या विषम चरणों में एक समान मात्रा या एक समान वर्ण होते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि इनके संपूर्ण चरणों में आधे चरण एक जैसे हो गए और आधे चरण एक जैसे हो गए। तो इनको कहा जाता है आधे आधे बराबर, अर्थात अर्ध सम। आधे ये सम है और आधे ये सम है। अगर मात्राएं समान है तो अर्ध सम मात्रिक हो गया, और यदि वर्ण समान है तो अर्ध सम वर्णिक छंद हो गया। अर्ध सम क्या हो गया दोस्तों? वर्णिक छंद हो गया। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि यदि किसी भी छंद के विषम चरण के साथ में विषम चरण की और सम चरण के साथ में सम चरण की मात्राएं समान होती हैं, सम चरण की मात्राएं समान होती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें हम अर्ध सम मात्रिक या अर्ध सम वर्णिक छंद कहते हैं। क्लियर? इसको आराम से देख लीजिए। अब तीसरी परिभाषा जो हमारे समक्ष आएगी वह कौन सी आएगी? विषम की मात्रा आएगी। विषम की परिभाषा हम लेने चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अर्धसम का मतलब समझ में आया कि ऐसा कोई भी छंद जिसके विषम के समान विषम की मात्रा या वर्ण हो, सम के समान सम की मात्रा या वर्ण हो, तो उसे कहते हैं आधे सम वर्णिक या आधे सम मात्रिक छंद। अब हम बात करते हैं क्या? विषम। अगली परिभाषा जो हम लेने जा रहे हैं वह क्या है? विषम मात्रिक या विषम वर्णिक छंद। विषम मात्रिक या विषम वर्णिक छंद। अब जाहिर सी बात है यहां पर विषम है, अर्थात एक दूसरे से कोई भी समान नहीं है, तो यह बेहद सरल हो गया। क्या? कि वे छंद जिनमें प्रत्येक चरण में मात्रा या वर्णों की संख्या असमान हो, उन्हें विषम मात्रिक या विषम वर्णिक छंद कहते हैं। मेरे कहने का आशय यह हुआ दोस्तों कि ऐसा कोई भी छंद, हालांकि ऐसे छंद बहुत कम होते हैं, न बराबर होते हैं, नगण्य होते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के मुक्त छंद जैसे ही हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भी छंद जिनके प्रत्येक चरण में ही मात्राएं क्या हो जाती हैं? असमान, या हम कहें कि ऐसे प्रत्येक छंद जिनमें मात्राओं के अलावा हम कहें वर्णों की संख्या क्या रहती है? असमान,
तो इस प्रकार के छंद को हम क्या कहेंगे, विषम मात्राएं हैं तो विषम मात्रिक, और विषम वर्ण है तो विषम वर्णिक। जैसे हम बात करें, एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहें, आपने नाम सुना होगा, अभी हम पढ़ने भी वाले हैं, क्या सवेया छंद हम पढ़ते हैं। अब सवेया छंद का क्या होता है, पर्टिकुलर सवेया छंद स्वयं अगर समग्र के रूप में देखा जाए तो एक प्रकार का विषम वर्णिक छंद है। विषम वर्णिक ये इसलिए है क्योंकि दोस्तों इस सवेया छंद के, अकेले सवेया छंद में बहुत सारे भेद होते हैं। आपने सुने होंगे हैं, मदिरा सवेया, मालती सवेया, सुमुखी सवेया, चकोर सवेया, दुर्मिल सवेया, किरीट सवेया, अरसात सवेया, अरविंद सवेया, सुंदरी सवेया, लवंग लता सवेया, कुंदलताया सुख सवेया। मतलब यह हुआ कि सवेया छंद के 11 भेद हैं, या मैं कहूं सवेया छंद अकेला 11 प्रकारों में विभाजित हो गया है, वर्णिक छंद। लेकिन प्रत्येक के छंदों में या तो गण योजना भिन्न हो जाती है, कई बार वर्णों की संख्या भिन्न हो जाती है। तो समग्र सवेया है जो, हालांकि काव्य लेखन में अधिकतर मालती सवेया का प्रयोग होता है। पढ़ने 11 के 11 हैं, मदिरा, मालती, सुमुखी, चकोर, दुर्मिल, किरीट, अरसात, सुंदरी, अरविंद, लवंग लता, कुंदलताया, सुख सवेया। ये 11 के 11 भेद जो मैंने आपके समक्ष नाम उल्लिखित किए हैं, ये सभी के सभी एक प्रकार से एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न प्रकार का छंद होता है। तो समग्र सवेया जो है वह विषम वर्णिक प्रकार का छंद भी हम मान सकते हैं दोस्तों। तो जब नाम आएगा, जब उदाहरण आएंगे, हम इस बारे में फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं। अभी हमें इतना ध्यान रखना है परिभाषा की दृष्टि से, क्या कि विषम मात्रिक क्या होगा और विषम वर्णिक क्या होगा। तो विषम मात्रिक क्या होगा, ऐसा कोई भी छंद, या मैं कहूं वह छंद जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं होती, या मैं कहूं वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। यदि मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं है तो उसे आप कह दीजिए विषम मात्रिक, और यदि वर्णों की संख्या निश्चित नहीं है तो दोस्तों उसे आप कह दीजिए विषम वर्णिक छंद। यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब हम बात करेंगे साधारण छंद और दंडक छंद की। अब हम बात करेंगे साधारण छंद और दंडक छंद की। एक बार इसे आप देख लीजिए, फिर चलता हूं मैं अगली परिभाषा पर। तो अब हम चलते हैं, अगली 2 परिभाषाएं और रही हैं हमारे समक्ष। अगली 2 परिभाषाएं कौन कौन सी रही, जो एक तो है आपके क्या, साधारण छंद, और इसके बाद हम अंतिम वो चर्चा लेंगे, वो लेंगे दोस्तों दंडक छंद की। तो अब हम बात करते हैं किसकी, साधारण छंद। साधारण छंद क्या होता है और दंडक छंद क्या होता है, इन दोनों को जानिए। देखो, मात्रिक हो या वर्णिक हो, इस मात्रिक और वर्णिक में एक समान भेद है, कौन सा, समवर्णिक या सममात्रिक, जिससे हम अभी अभी परिचित हुए हैं। कौन सा, समवर्णिक या सममात्रिक। देखो कैसे, कि वे छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्रा या वर्णों की संख्या क्या होती है, समान, सभी चरणों में समान हो, तो उसे क्या कहेंगे, समवर्णिक। अगर वर्ण समान है तो, और मात्राएं समान है तो सममात्रिक। अब बात आ रही है जो यहां से निकलकर आई है दोस्तों, क्या कि मात्रिक और वर्णिक का जो सम वाला भेद है, इसके पुनः 2 भेद, जिससे हम पूर्व में भी परिचित थे। एक नाम हमारे समक्ष उपस्थित होता है साधारण छंद, और एक नाम आता है दोस्तों क्या, दंडक छंद। एक नाम क्या आता है, दंडक छंद। अब इन दोनों के लिए एक ग्राफ के रूप में आप इस तरीके से समझो, परिभाषा की चर्चा हम बाद में करेंगे। क्या, मात्रिक के संदर्भ में गणना किसकी करेंगे, मात्राओं की, और वर्णिक के संदर्भ में हम गणना किसकी करेंगे, वर्ण की। तो ऐसा कोई भी छंद जिसमें अगर मात्राएं गिनी जा रही हैं, तो मात्राओं की संख्या 32 तक हो सकती है। मात्राओं की संख्या कितनी हो सकती है, 32 तक, और वर्णों की संख्या कितनी हो सकती है, 1 से 26 तक। अब किस तरीके से समझे इस तकनीक को, तो ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी छंद जो मात्रिक है कब साधारण होगा और कब दंडक होगा। यदि ऐसे किसी भी छंद
के किसी चरण में यदि 1 से लेकर के 32 या मैं कहूं 32 या 32 से कम यदि मात्रा है तो जाहिर सी बात है वह किसमें चला जाएगा दोस्तों, साधारण में। किसमें चला जाएगा वह, साधारण में। और यदि वर्ण 26 या 26 से कम है तो वह किसमें चला जाएगा दोस्तों, साधारण वर्णिक में। साधारण वर्णिक में। दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझो, मात्रिक सम और वर्णिक सम, इसके दो भेद, अर्थात सममात्रिक के भी दो भेद हो गए। कौन सा, नाम समझो, साधारण सममात्रिक छंद और दंडक सममात्रिक छंद। साधारण समवर्णिक छंद और दंडक समवर्णिक छंद। दंडक के लिए तो क्या है, वर्णों की संख्या 26 से अधिक होनी चाहिए, और मात्रिक के लिए क्या है, मात्राओं की संख्या 32 से अधिक होनी चाहिए। साधारण मात्रिक के लिए 32 या 32 से कम मात्राएं, साधारण वर्णिक के लिए 26 या 26 से कम वर्ण होने चाहिए। तो अब हम इसकी परिभाषा का निर्माण कुछ इस तरीके से कर लेंगे। परिभाषा हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, वे मात्रिक छंद जिनके प्रत्येक चरण में, वे मात्रिक छंद जिनके प्रत्येक चरण में 32 या 32 से कम मात्राएं हों, या 26 या 26 से कम वर्ण हों, उन्हें साधारण मात्रिक या साधारण वर्णिक छंद कहते हैं। कुछ समझ में आया मेरे कहने का आशय क्या है? मेरे कहने का आशय कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि ऐसा कोई भी छंद जो मात्रिक है और उसमें मात्राओं की संख्या प्रत्येक चरण में या तो कितनी है दोस्तों, 32, या फिर क्या है, 32 से कम है। तो मात्राओं की संख्या 32 या 32 से कम हो तो उसे हम कह देंगे क्या, साधारण मात्रिक छंद। और यदि वर्णों की संख्या 26 या 26 से कम है तो वह हो जाएगा साधारण वर्णिक छंद। अब इस पूरी की पूरी परिभाषा को आप एक छोटे से ग्राफ बॉक्स में भी संभाल सकते हो। कैसे, कि साधारण क्या होगा, अगर मात्रिक है तो मात्रा कितनी होंगी, 32 या से कम, 32 या से कम। और यदि वर्ण है तो 26 या से कम, 26 या से कम। ऐसी स्थिति में कौन सा छंद रहेगा, साधारण छंद। क्लियर यहां तक? अब एक अंतिम परिभाषा, परिभाषाएं इसलिए जरूरी हैं, इतनी सारी परिभाषाएं मैंने आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत की हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह रिटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास एक अद्वितीय सा नोट्स बन जाना चाहिए दोस्तों। और अद्वितीय नोट्स की यही पहचान होगी, हर छोटे से छोटी चीज का विस्तार हमें मिल जाना चाहिए। तो अगली और अंतिम परिभाषा जो छंदों के संदर्भ में या परिचयात्मक ब्यौरे के संदर्भ में एक अंतिम परिभाषा जो और बचती है उसकी हम बात कर लेते हैं, और वह परिभाषा बचती है दोस्तों क्या, दंडक छंद की। कौन सी, दंडक छंद की। देखो साधारण छंद में तो क्या लिया हमने, 32 से कम मात्राएं या 26 से कम वर्ण। अब इसमें क्या होगा, 32 से अधिक मात्राएं या 26 से अधिक वर्ण। तो जाहिर सी बात है परिभाषा कुछ इस प्रकार से बना देंगे क्या, कि वे मात्रिक छंद जिनके प्रत्येक चरण में
वे मात्रिक छंद जिनके प्रत्येक चरण में 32 से अधिक मात्रा या 26 से अधिक वर्ण हो। समझ में आ रही है बात? 32 या 32 से कम मात्रा साधारण छंद और 32 से अधिक मात्रा दंडक छंद। 26 या 26 से कम वर्ण साधारण छंद, 26 से अधिक वर्ण तो दंडक छंद। 26 से अधिक वर्ण हो तो उन्हें दंडक मात्रिक या दंडक वर्णिक छंद कहा जाता है। क्लियर? इसे भी आप एक ग्राफ में बंद कर सकते हो। कैसे? दंडक छंद के लिए क्या कि यदि मात्राएं होंगी तो मात्राएं कितनी होंगी? 32 से अधिक। मात्राएं होंगी तो मात्राएं कितनी होंगी दोस्तों? 32 से अधिक। और यदि वर्ण होंगे तो वर्ण होंगे 26 से अधिक। 26 से अधिक तो क्या होंगे? वर्ण। और 32 से अधिक क्या होंगी दोस्तों? मात्राएं। कहने का आशय यह हुआ कि है दोनों सम। सम का मतलब इसे सम इसलिए कहा जाता है दोस्तों, सम हमने इसे इसलिए कहा क्योंकि प्रत्येक चरण में, ये प्रत्येक चरण के लिए कहा जा रहा है और प्रत्येक चरण में एक जैसी स्थिति होगी। चाहे वो 32 से कम होगी तो सभी में होगी, 32 से ज्यादा मात्रा होंगी तो सभी में होंगी, 26 से कम वर्ण होंगे तो सभी में होंगे और 26 से ज्यादा वर्ण होंगे तो सभी में होंगे। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि सभी में एक समान स्थिति होगी तो उसे हम सममात्रिक या समवर्णिक के अंतर्गत गिनते हैं। अब मात्राएं 32 से ज्यादा है तो दंडक में आ जाएगा, 32 या 32 से कम है तो साधारण में आ जाएगा। वर्ण यदि 26 या 26 से ज्यादा है तो 26 से ज्यादा है तो दंडक वर्णिक में आ जाएगा और 26 या 26 से कम है तो साधारण वर्णिक छंद में गिना जाएगा। यह सारी की सारी अब तक हमने जितनी भी पढ़ी हैं दोस्तों, यह सभी की सभी छंदों की परिभाषाएं हैं। हमने जाना मात्रिक छंद किसे कहते हैं, वर्णिक छंद किसे कहते हैं, सममात्रिक और समवर्णिक किसे कहते हैं, अर्ध सममात्रिक और अर्ध समवर्णिक किसे कहते हैं, विषम मात्रिक और विषम वर्णिक किसे कहते हैं, दंडक मात्रिक और दंडक वर्णिक, या मैं कहूं मात्रा के रूप में साधारण और वर्णों के रूप में साधारण छंद क्या होगा और वर्णों के रूप में दंडक और वर्णों के रूप में साधारण क्या होगा। ये सब बातें हमने जान ली। अब सब कुछ परिचयात्मक ब्यौरा हो जाने के बाद एक छोटा सा प्रश्न जो बनता है वह होता है क्या कि सर हम छंद के लक्षण कैसे पहचानेंगे और उनके उदाहरणों को कैसे पहचानेंगे। तो उदाहरण छंदों के याद करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक छंद के नाम के साथ एक लाइन में हम उसका एक लक्षण लिख लेंगे और वही लक्षण, उसी से अनेकों लक्षण बनाए जा सकते हैं और उसे हर एक उदाहरण पर अप्लाई करवाया जा सकता है। तो अब हम लेते हैं दोस्तों क्या महत्वपूर्ण छंद और उनके उदाहरण, या मैं कहूं अब हमारा जो चर्चा का बिंदु है वह है क्या महत्वपूर्ण छंदों का विवेचन, अर्थात छंदों के लक्षण व उदाहरण। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए मेरे दोस्तों, छंदों के लक्षण व उदाहरण। छंदों के लक्षण व उदाहरण हम लेना शुरू करेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? चलते हैं अब हम महत्वपूर्ण छंद और उनके उदाहरणों की ओर। देखो सबसे पहला छंद हमारे समक्ष आया है दोस्तों, कौन सा है? चौपाई। कौन सा है दोस्तों? चौपाई। अब लक्षण कैसे बनाते हैं? पहले लक्षण बनाना सीखेंगे, उदाहरण पर बाद में आएंगे। पहले लक्षण बनाना सीखिए। लक्षण कैसे बनाते हैं? चौपाई छंद, चौ चार पाई पद, 4 पदों का ये छंद है। 4 चरणों का हम ये कह सकते हैं, 4 चरणों का यह छंद होता है चौपाई, 4 पायों वाला।
अब इसका एक छोटा सा उदाहरण भी हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन इसके हम पहले लक्षण निकालेंगे और लक्षण निकालने के बाद ही आप इसके उदाहरणों का परीक्षण करेंगे। केवल इसी उदाहरण से नहीं, अन्य आप बहुत सारे उदाहरणों से भी इसका परीक्षण कर सकते हो। क्या? देखो, सबसे पहली बात, हम प्रत्येक छंद के लक्षणों की चर्चा करेंगे सबसे पहले, तत्पश्चात उन लक्षणों के आधार पर इस उदाहरण का परीक्षण भी कर लेंगे। लक्षणों में सबसे पहला तथ्य क्या? यह मात्रिक छंद है दोस्तों। कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। यह मात्रिक छंद है। आप इसको साथ के साथ अपने नोट्स में नोट करते चलिए, बहुत बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यह कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही मैंने कहा कि यह मात्रिक छंद है, तो आप मुझे बताइए इसमें छंद का निर्धारण करने के लिए हम वर्ण का सहारा लेंगे या मात्रा का सहारा लेंगे? दोस्तों, परिभाषाएं क्या कह रही हैं? परिभाषा को समझो। परिभाषा क्या कह रही है हमारी? परिभाषा यह कह रही है मात्रिक छंद की, क्या कि वे छंद जिनका निर्धारण मात्राओं की संख्या के आधार पर किया जाता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। इसका मतलब इस छंद में हम क्या करेंगे? मात्राओं की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण करेंगे। तो जाहिर सी बात है, पहले हमें मात्रा लगाना और गिनना आना चाहिए। मात्रा लगाने के नियम मैंने बताए थे। लघु पर 1 मात्रा, गुरु पर 2 मात्रा, संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पर 2 मात्रा, अनुस्वार और विसर्ग के ऊपर 2 मात्राएं, अनुनासिक लघु के साथ है तो लघु मात्रा, गुरु के साथ है तो गुरु मात्रा। ये सब बातें आपके समक्ष मैंने साझा पूर्व की कक्षाओं में कर ली थी। अब हम इसे मात्रा लगाएंगे और फिर गिन भी लेंगे। देखो, रघु, रे में ए, घे में ए, कू में ए और ले में ए। समझ में आ रहा है दोस्तों? एक 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 मात्राएं। कहने का मतलब शब्द पर मैंने मात्राएं नहीं लगाई, मैंने स्वर के अनुसार मात्राएं लगाई हैं। क्लियर? यहां पर रे में बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा और लघु है तो लघु मात्रा, लघु है तो लघु और दीर्घ है तो दीर्घ। क्योंकि मात्राओं का संकेत यह था, लघु मात्रा होगी तो हम उसे खड़ी पाई, संकेत याद आ रहा है दोस्तों, बताया हुआ है, खड़ी पाई से बताएंगे, इंडिकेशन करते हैं खड़ी पाई से। और यदि गुरु मात्रा होगी या दीर्घ की मात्रा होगी तो उसे आप वक्र रेखा द्वारा बताओगे। किसके द्वारा? वक्र रेखा, टेढ़ी रेखा, अर्थात उल्टा 2 आपको लिखना होगा, उल्टा 2। अब उल्टा 2 हम लिख रहे हैं, चे पे 1 और ले पे भी 1, क्योंकि ले में लघु ई है। आई, आ मतलब 2 और ई 2। सभी को आप जोड़ लीजिए दोस्तों, सभी को आप जोड़ लीजिए। गिनो देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पुनः समझिए क्या किया? पहले हम मात्राएं लगा रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? मात्राएं लगा रहे हैं। हम पहले मात्राएं लगाएंगे और फिर उसके बाद हम मात्राओं की क्या करेंगे दोस्तों? गणना करेंगे। अब मात्राओं की गणना करने के लिए हमें पहले मात्रा लगाना आना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था, लघु स्वर की 1 मात्रा, गुरु स्वर की 2 मात्रा, संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण पर उसी शब्द में हो तो 2 मात्रा, और पहले अगर कोई उसी शब्द में वर्ण नहीं हो तो कोई मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुस्वार और विसर्ग की 2 मात्राएं होती हैं तथा अनुनासिक यदि लघु पर है तो 1 और गुरु पर है तो 2। तो देखो, रे में ए जुड़ा हुआ था, ए की मात्रा 1, क्योंकि लघु स्वर में कौन कौन से आते हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और लघु री। दीर्घ में कौन कौन से आएंगे? आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, उसके बाद में ए, आई, ओ और औ। ये सारे के सारे 2 मात्राओं या गुरु वाले स्वर हैं। गिनो मात्रा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो आप कह दोगे कि सर यहां मात्राएं कितनी हो गई? 16 मात्रा। कितनी लगी हुई है दोस्तों? 16 मात्रा। अगले चरण पे चलो, प्राण। अब यहां पर संयुक्त अक्षर है, इससे ठीक पहले कोई वर्ण नहीं, लेकिन संयुक्त अक्षर पे भी आपने देखो रे पे आ की मात्रा, प्राण, रे आ। दीर्घ स्वर है तो मात्राएं कितनी? 2। ण पे 1, जा पे 2, ये पे 1, पे पे 1, रे पे 1, वे पे 1, चे पे 1, ने पे 1, ने पे 1, जा पे 2 और ई पे 2। क्लियर?
यह आपको भी लगानी आनी चाहिए इसी तरीके से। जैसे आप वर्ण को देखते जाओ, मात्रा लगाते जाओ। छोटा अगर है तो एक एक मात्राएं, और यदि बड़ी मात्राएं हैं तो उल्टा दो, अर्थात एस के आकार में, जिसको हम वक्र रेखा भी कहते हैं। वक्र रेखा से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। गिने इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, अर्थात यहां भी कितनी मात्राएं? 16। लक्षण नंबर 2, अब यहां से बनाना शुरू करेंगे। यहां से बनाना शुरू करेंगे क्या? यह एक मात्रिक छंद है। इसका मतलब हमने छंद का निर्धारण किससे किया दोस्तों? मात्राओं से। बताओ पहले में कितनी मात्रा? 16। दूसरी में भी कितनी मात्रा? 16। तो बताओ मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं दोस्तों? 16 मात्राएं, ठीक है। और अगर पहला और दूसरा चरण समान मात्राओं वाला है, देखो ध्यान से समझना, अगर पहला और तीसरा समान का होता, दूसरा और चौथा समान का होता, तो आधे समान के होते, आधे समान के होते तो उसको अर्धसम कहते। लेकिन यहां पर तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम से कितने भी आए, सभी में 16 आ रही हैं। तो इसका मतलब जिनमें सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, तो उसे हम कह सकते हैं दोस्तों यह सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सममात्रिक छंद है दोस्तों। कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। क्लियर? लक्षण बनाना सीखिए, लक्षण बनाना सीखिए, और फिर मैं बताऊंगा कि परीक्षा की दृष्टि से आपको तैयारी कैसे करनी है। इतनी सारी थ्योरी थोड़ी याद करनी, ना जी ना, इतनी सारी थ्योरी याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, एक मैंने पुनः कहा, एक छंद का नाम याद रखना है, और छंद का नाम भी याद न रखो तो उस छंद से संबंधित जो एक तथ्य बताऊंगा वह याद रख लेना, वो बाद की बात है। पहले इसकी थ्योरी समझो। मात्रिक छंद है तो मात्राएं लगाई, मात्राएं लगा दी, गिन लिया, 16 आ रही हैं तो लक्षण लिखना शुरू कर दिया। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं, ठीक है, और सभी में 16, इसका मतलब यह सममात्रिक छंद हो गया। और सममात्रिक छंद, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि मात्राओं की संख्या 32 या 32 से कम होती है तो हम उसे कौन सा छंद कहते हैं? साधारण छंद। तो हम इसे दोस्तों क्या कहेंगे? यह साधारण छंद है। यह कौन सा है दोस्तों? साधारण छंद है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कहने का मतलब ये कौन सा छंद हो गया दोस्तों? साधारण छंद। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, सममात्रिक, और एक हम यह डायरेक्टली कह दें कि यह मात्रिक प्रकार का छंद होता है। यहां तक बताओ समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर? अब बात आती है कि सर परीक्षा में जो हमें तैयार करके जाना, उस तथ्य को क्या याद रखेंगे? तो हम इसको मास्टरी स्ट्रोक के रूप में हम कह सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण जो तथ्य मैं लिख रहा हूं वो तथ्य आपको यही याद रखना है। क्या तथ्य? क्या? प्रत्येक चरण चौपाई 4 4 16, प्रत्येक चरण 16 मात्रा, बस। प्रत्येक चरण कितनी मात्रा? 16 मात्रा। एक लाइन आपको याद रखनी है, और इसी से आप सारे के सारे चौपाई छंद को पहचान सकते हो। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। अब यहां से सारे लक्षण बन रहे हैं। 16 मात्राएं हैं, प्रत्येक चरण में है तो सममात्रिक हो गया, और मात्राओं के आधार पर गणना कर रहे हैं, इसका मतलब मात्रिक है। 32 से कम है, इसका मतलब यह साधारण छंद है। समझ में आया कि नहीं आया? यह याद करने की जरूरत ही नहीं है, यह तो वैसे भी याद रहता है। भूल भी जाएंगे तो परीक्षा में हमें क्या करना है? सबसे पहले मात्रा लगाओ और सभी की मात्राएं गिनो, फिर वर्ण गिन लो। वर्ण या मात्रा दोनों में कोई ना कोई चीज में साम्यता जरूर मिलेगी। अगर दोनों में नहीं मिल रही तो विषम है, सम पूछ ही नहीं रहा। और यदि वर्ण या मात्राओं की संख्या कहीं ना कहीं कॉमन हो रही है तो समझ लीजिए, अगर मात्राएं कॉमन है तो मात्रिक छंद हो गया, वर्ण कॉमन हो रहे हैं तो वर्णिक छंद हो गया। अब कौन कौन से वर्णिक है और कौन कौन से मात्रिक है, हम एक एक पढ़ते ही चलते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये तो कौन सा है? चौपाई। ये कौन सा है? चौपाई। अब इसी से मिलता जुलता दोस्तों एक और छंद आता है, चौपाई। यहां पर पाई है और वो आता है चौपई छंद। कौन सा है छंद दोस्तों? चौपई छंद। देखिए, एक है चौपई छंद, चौपई छंद, पा नहीं है, पै है। एक ही मात्रा कम कर दी, एक मात्रा कम कर दी। बहुत लॉजिक से समझो इनको, तथ्य को समझिए। चौपाई, चौपाई 4/4, 4 4 16 मात्रा। क्लियर हो गई? 4/4, अरे चौपाई यानी 4 गुणा 4, 4/4।
यहां पर मात्राएं कितनी बना दी 16। फिर अगले छंद पे मैं जा रहा हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है चौपाई, अर्थात पा था, पा की जगह पे कर दिया, मात्रा कितनी कम कर दी 1, मात्रा कितनी कम कर दी 1। दो तो सभी आंसर आ गए, ये लो 1 मात्रा कम कर दी, सारे लक्षण भी निकल के आ गए, सारी बातें समझ में आ गई। देखो गिनाओ, पहले मात्रा लगाते हैं, क्या, एक विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1। गिनो मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 मात्रा। कितनी मात्रा हो रही है दोस्तों 15 मात्रा। मैंने अभी अभी कहा, क्या किया, चौपाई से 1 मात्रा कम कर दी, चौपाई अर्थात 16 मात्रा, चौपाई अर्थात 16 मात्रा, और 16 से 1 कम कर दी, चौपाई से क्या कर दी, पै बनाने के लिए पा में से आ की मात्रा हटा दी, तो चौपाई से 1 मात्रा कम, चौपाई से 1 मात्रा कम, तो क्या बन गई, चौपाई बन गई। क्या बन गई, चौपाई बन गई। और चौपाई बन गई तो जाहिर सी बात है मात्राएं 16 में से 1 कम कर दो, कितनी हो गई 15, उसमें 16 थी, यहां 15 होनी चाहिए। देखो, है, मैं, से, बे, बा, ले, के, हैं, ना, दा और ने, जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 और 2 8 और 8 और 7 15 मात्रा, 15 मात्रा। सारे लक्षण बना दीजिए दोस्तों जैसे मैंने बनाए थे। सबसे पहले प्रत्येक चरण में मात्राएं की गिनती के अनुसार हम समानता देख रहे हैं, तो इसके लक्षणों में क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहला यह है सममात्रिक छंद है। कौन सा मात्रिक छंद है दोस्तों, सममात्रिक, क्योंकि पहला और दूसरा चरण समान हो गए, पहला तीसरा होते तो अर्ध सम होता, और कोई भी समान नहीं होते तो विषम होता। ठीक है। नंबर 2 लक्षण की बात, क्या, प्रत्येक चरण में कितनी ती मात्राएं आ रही हैं, 15 मात्राएं। कितनी मात्रा, प्रत्येक चरण में 15 मात्रा होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है दोस्तों, 15 मात्रा होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, यह कौन सा छंद होगा बताइए, यह कौन सा होगा, साधारण या दंडक, तो हमें पता है 32 या 32 से कम है तो कौन सा छंद है, साधारण छंद है। कौन सा छंद है दोस्तों, साधारण छंद है। कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत ही आसान तरीका छंद को पहचानने का। चौपाई 4/4 16, चौपाई 1 कम कर दिया तो लक्षणों में 1 मात्रा कम कर दो, बाकी सारी बातें समान है, मात्रिक भी है, सममात्रिक भी है, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान भी होती है, सारी बातें एक जैसी हैं, सारी बातें एक जैसी ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जहां भी आपको मात्राओं की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण करना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वहां मात्राओं की संख्या गिन लेंगे, और इन दोनों छंदों की जो मात्राओं की संख्या थी यह मैंने आपके समक्ष बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। क्लियर हुआ। तो पहले हम 2 बात की तुलना देखो दोनों छंदों की। चौपाई यह भी मात्रिक छंद 16 मात्रा वाला साधारण प्रकार का मात्रिक या सममात्रिक था, और चौपाई क्या है, यह 15 मात्राओं वाला साधारण मात्रिक, सममात्रिक और 15 प्रकार के, मैं कहूं 15 मात्राओं वाला छंद है। ये दोनों के दोनों क्या थे दोस्तों, सममात्रिक छंद थे। क्या थे, सममात्रिक छंद थे मेरे दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले छंद पर। देखो अगला छंद कौन सा है, रोला। रोला छंद, रोला छंद, यहां पर से लाइन आरंभ हो रही है और ये यति यहां पर से आरंभ हो रही है और यहां 1 पूर्ण विराम, फिर लाइन आरंभ हुई यति और फिर यहां पर 2 पूर्ण विराम। इसका मतलब यह हुआ, चरण देखो, चरण याद आ रहा है कुछ, चरण क्या होते हैं, प्रत्येक छंद के चतुर्थ भाग को चरण कहा जाता है। किसी छंद के चौथे हिस्से को क्या कहा गया, चरण कहा गया। साधारणतः हर एक छंद में 4 चरण होते हैं। तो यह चरण कौन सा हुआ दोस्तों, पहला। यह चरण कौन सा हुआ, दूसरा। यह चरण कौन सा हुआ दोस्तों, तीसरा। और यह चरण कौन सा हुआ, चौथा। क्लियर। आप लिख सकते हो 4 चरण होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अभी बताऊंगा कैसे लक्षण बनाने हैं। देखो
अब हाँ, यहां तक तो समझ में आ गई कि 4 तो चरण है। और छांटो, मात्रा लगानी, बिल्कुल मात्रा लगा दीजिए। यहां पर इस मात्राओं का हम चयन करते हैं दोस्तों, तो देखो मात्रा लगाएंगे, नी बड़ा है 2, ला 2। यहां पर देखो संयुक्त अक्षर भी था, अगर ले भी होता तो भी मात्राएं कितनी आती दोस्तों? 2 ही आती। कितनी आती? 2। संयुक्त अक्षर स्वयं पे 1, रे पे 1, पे पे 1, री पे 1, धा पे 2 और न पे 1। यति आ गई, ठहर गए। अब बढ़ो आगे, यहां से यहां तक लगातार लगाते गए, ओ है गति, रुक गया यति। आगे बढ़ो, है री ते 1 1 1, पे टे 1 1, पे रे 1 1। सुंदर। देखो से में छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन आगे संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वाले वर्ण पे मात्रा कितनी आएंगी दोस्तों? गुरु मात्राएं आएंगी। मात्रा लगाने के जो नियम थे सारे अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। दे पे 1, रे पे 1 और यहां 2, ठीक है। अब गिनना आरंभ करो मात्राओं को। मात्राएं गिनेंगे, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8 9 10 और 1 11। इस यति से पहले कितनी मात्राएं आई दोस्तों? 11 मात्रा। कितनी मात्राएं हैं? 11 है मात्रा। आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, अर्थात यति के बाद कितनी है? 13 मात्रा। यति के बाद कितनी मात्रा है? 13 मात्रा। आगे बढ़ो, सु 2 मात्राएं, क्यों? ऊ की मात्रा दीर्घ है और आगे संयुक्त अक्षर भी है। संयुक्त अक्षर से देखो या दीर्घ स्वर से देखो, बात वही है, मात्रा 2 ही आएंगी। रे में 1, सॉरी ये में 1, उसके बाद में चंद्र के आगे संयुक्त अक्षर है, 2 मात्रा, 1 मात्रा यू गे, मुकुट में 1 1 1। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत रही क्या? बताओ। अरे भाई यहां तक कोई दिक्कत रही? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। यहां भी कितनी मात्राएं हो गई दोस्तों? 11 मात्रा। यति आ गई। आगे बढ़ो, में 2 मात्रा, ख 1 मात्रा, ला 2 मात्रा, रत्ना। यहां पर देखो संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर है तो जाहिर सी बात है, रे पे मात्रा कितनी? 2, ना में भी कितनी? 2, और के में भी कितनी? 1, रे में कितनी? 1 और हई में 2। जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 9 और 4 13 मात्रा। ये लो जी, ये 13 मात्रा। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहना चाहा है? नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। आगे आएंगे, पद करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हम आगे भी पढ़ेंगे दोस्तों, हम आगे भी पढ़ेंगे, जब छप्पे आएगा, जब कुंडलियां आएंगी, जब कवित छंद पढ़ेंगे, तो इस प्रकार के लगातार पद हमारे समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। बात यहां यह नहीं, बात यह है लक्षण कैसे बनाएं। लक्षण बनाना आरंभ करेंगे दोस्तों। देखो, ये पहला चरण और ये दूसरा चरण और ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण, ठीक है। अब यहां पर 4 चरण आपके समक्ष दिए गए हैं, 4 चरण आपके समक्ष दिए गए हैं। पहला जो चरण है, दूसरा जो चरण है, इनमें मात्राएं अलग अलग। तीसरा जो चरण है, चौथा जो चरण है, इनकी मात्राएं देखें तो हमने पता चला कि पहले और तीसरे चरण की मात्राओं की संख्या समान है 11 11, दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान है 13 13। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? यहां तक समझ में आ गई? तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 11 13 का चक्कर चला। यही है, विषम चरणों में 11 मात्रा और सम चरणों में 13 मात्रा, और विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13। सम चरण का मतलब दूसरा और चौथा, 2 और 4 सम है, पहला और 3 1 और 3 विषम है। विषम में 11, सम में 13। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो 2 छंद आते हैं दोस्तों, 2 छंद आते हैं। एक होता है रोला छंद और एक होता है सोरठा छंद। इन दोनों छंदों में यह वाला लक्षण या यह वाली विशेषता एक जैसी होती है। क्या? विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्रा, और ये दोनों के दोनों छंद इस जगह समान हैं। और जो दोहा हम पढ़ते हैं, दोहा छंद के क्या हैं? ये विलोम हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? दोहा छंद के विलोम हैं। दोहा छंद के विलोम का मतलब क्या है कि दोहा छंद में ये स्थिति उल्टी होगी। जब दोहा छंद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दोहा छंद में क्या होगा? विषम चरणों में 13, सम चरणों में 11। विषम चरण में 13 और सम चरण में 11। हो गई विपरीत स्थिति ये वाली, 11 13 13 11, 11 13 13 11। यह होता है दोस्तों कौन सा? आपका दोहा छंद।
पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छे से सुन लीजिए, पूछा गया प्रश्न है दोहा छंद का विलोम होता है। विकल्प में आपको रोला भी मिल सकता है, विकल्प में आपको सोरठा भी मिल सकता है, हो सकता है आपको विकल्प में दोनों मिल जाएं, और जब दोनों मिल जाएं तो निश्चय ही आपको तीसरे विकल्प या चौथे विकल्प में जाना है जिसमें लिखा होगा पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अब आपके जहन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि सर यदि रोला और सोरठा दोनों एक जैसी स्थिति वाले हैं तो हम अंतर कैसे करेंगे? वो बाद की बात है दोस्तों, पहले अभी हमें इतना सा ध्यान रखना है। मात्राएं देखते ही हमें यह पता चला कि जो रोला छंद होता है उसके विषम चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्रा, और सम चरण में कितनी मात्रा? 13 मात्रा। तो बताइए भाई दोस्तों, आधे आधों में बराबर हो रही हैं कि नहीं हो रही? हो रही हैं। मात्राओं के आधार पर छंद का निर्धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो लक्षण बनाना आरंभ कीजिए। वो बाद की बात है कि सर हम इसे पहचानेंगे कैसे, हम इसे पहचानेंगे कैसे, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हमें क्या करना है, इनकी मात्राओं का क्या करना है दोस्तों, मात्राओं के आधार पर या अब तक जो हमें ज्ञात हुआ उसके आधार पर लक्षण लिखने हैं। तो देखें दोस्तों, इसके लक्षण आरंभ करते हैं। लक्षण सबसे पहला बता देता हूं मौखिक। अगर रोला और सोरठा छंद के अंतर की बात की जाए तो ध्यान रखना, समचरण के अंत में, समचरण के अंत में यदि गुरु मात्रा होती है तो वह रोला होगा। गुरु मात्रा, अंतिम अक्षर पे गुरु है ना, गुरु का मतलब बड़ी मात्रा। और यदि 11-13 ही हो लेकिन अंत में गुरु नहीं हो तो वह सोरठा होगा। वह क्या होगा? सोरठा होगा। और कोई अंतर नहीं, बाकी सारी स्थितियां एक जैसी, बस यही अंतर। क्या? 11-13 अर्थात विषम चरणों में 11, सम चरणों में 13। 11 और 13 पे यति होती है, लेकिन रोला छंद के अंत में ध्यान रखना है, सम चरणों के अंत में गुरु होता है, सोरठा में गुरु नहीं होता। लिखने आरंभ करते हैं। आधे आधों में समान मात्राएं आ रही हैं। देखो सबसे पहला बेसिक सा लक्षण क्या? यह है अर्धसम, अर्धसम मात्रिक छंद। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। एक बात, यह अर्धसम मात्रिक छंद है अर्थात इसके आधे आधे चरणों में मात्राएं बराबर हो रही हैं, 11-11, 13-13। क्लियर? एक बात। नंबर 2, इसमें प्रत्येक पंक्ति में, पंक्ति का मतलब दल की बात कर रहा हूं अर्थात एक से अधिक चरण, 2 चरणों में, इसमें प्रत्येक पंक्ति में कुल 24 मात्रा, बिल्कुल कुल 24 मात्रा व 11,13 पर यति होती है। 11-13 पर क्या होती है दोस्तों? यति होती है। 11-13 पर क्या होती है? यति होती है। 11-13 पर क्या होती है? यति होती है। नंबर 3, समचरणों के अंत में, समचरणों के अंतिम वर्ण पर गुरु स्वर होगा, गुरु होता है। समचरणों के अंतिम वर्ण पर कौन सी मात्राएं होती हैं दोस्तों? गुरु मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है? गुरु मात्रा होती है। यहां भी और यहां भी देख लिया आपने, गुरु मात्रा होती है। और चौथा और महत्वपूर्ण तथ्य जहां से एक लाइन का प्रश्न बनता है वह क्या? यह दोहा छंद का विलोम होता है। यह दोहा छंद का क्या होता है दोस्तों? विलोम होता है। यह दोहा छंद का क्या होता है? विलोम होता है। मेरे कहने का आशय यह है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है क्या कि दोहा छंद का विलोम कौन सा होगा? विकल्प में रोला मिले तो रोला करना, सोरठा मिले तो सोरठा करना, दोनों मिले तो उपरोक्त दोनों करना। ठीक है, मात्राओं का अंतर मैंने आपको समझा दिया। समचरणों में कितनी मात्राएं? 13-13।
विषम चरणों में 11 मात्रा। कुल मात्रा कितनी हो गई? 13 और 11, तो आप कह सकते हो 24 मात्रा। कितनी मात्राएं हो गई दोस्तों? 24। यहां भी कितनी मात्रा हो गई? कुल मात्रा 24 मात्रा। 24 मात्रा 11,13, अर्थात कोमा से पहले 11 बाद में 13, तो 11-13 पर क्या होती है? यति। और आधे आधे चरणों में मात्राएं समान हैं, तो मात्राओं के आधार पर छंद का निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए तो मात्रिक, और आधे आधे में बराबर है इसलिए अर्धसम मात्रिक। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों? यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, बहुत सरल है ये चीज, ये बहुत सरल है पर महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। बिल्कुल, रोला। अब इसी से मिलता जुलता एक छंद और होता है, कौन सा दोस्तों? सोरठा। अब हम बात करते हैं अगले छंद पर, एक बार इसे गौर से देख लीजिए। तो यह कौन सा छंद था? रोला। रोला के लिए महत्वपूर्ण बातें दो ही। क्या सोरठा के जैसा? अंतर क्या है? अंत में यहां गुरु है, उसमें गुरु नहीं होता, उसमें लघु होता है। बाकी सारे लक्षण एक जैसे। बाकी सारे लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? एक जैसे। तो आज हमने चर्चा की छंदों की महत्वपूर्ण जो संबंधित परिभाषाएं थी उन पर, और इसके साथ में हमारी जो चर्चा रही वह रही कुछ एक छंदों के कतिपय उदाहरणों पर। इसके बाद की चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।